Hello students, today we will discuss about monetary policy. So पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है या तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम होगी या डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। तो पहले हमने पढ़ा कि विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी कि हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द टूल्स अंडर फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी में मैंने आपको ये भी बताया कि फिस्कल पॉलिसी इज़ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किसकी पॉलिसी कंसिडर की जाती है, आरबीआई की। यानी कि यहाँ पर जो भी स्टेप लिए जाएंगे वो कौन लेगा, आरबीआई। किसको, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मॉनेटरी मेजर्स क्या होते हैं या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होते हैं हम देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आर टेकन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। किस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया जाता है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या है कि या तो मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा या मनी सप्लाई को क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है किस तरह से, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आरबीआई कंट्रोल करता है। तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके अंडर, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का क्या मतलब है और क्वालिटेटिव का क्या मतलब है, ये देखिए। क्वांटिटेटिव मेजर्स एम एट रेगुलेटिंग द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ बैंक क्रेडिट। यानी कि ओवरऑल जो वॉल्यूम ऑफ बैंक क्रेडिट है, जो वॉल्यूम है उसको कैसे कंट्रोल करना है, कब उसको बढ़ाना है, कब उसको कम करना है। ठीक है, वेयर एज सेलेक्टिव और क्वालिटेटिव, जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोल सकते हो। मेजर्स एम एट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर क्या किया जाता है, अगर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की प्रॉब्लम हो तो इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या तो जो लोन है, जो क्रेडिट अवेलेबल है उसको बढ़ा दिया जाता है या उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें ज़्यादा एम्फेसाइज है वो डायरेक्शन पे किया जाता है। ठीक है, जबकि जो क्वांटिटेटिव है उसमें हमारे पास कुछ पॉलिसी रेट है, कुछ हमारे पास उसमें रिजर्व रेट्स हैं, तो वहाँ पे एक रेट फिक्स कर दिया जाता है बाय द आरबीआई और उसी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स में है सबसे पहले बैंक रेट। क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या है, बैंक रेट। अब अगर मैं एक्सेस डिमांड की बात करूं, किसकी बात करूं, एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड में क्या करना पड़ेगा, एक्सेस डिमांड के टाइम आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या हो गया, इंक्रीज इन बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है, बैंक रेट रेफर्स टू रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी प्रोवाइड लोन्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो देखो, रेपो रेट और बैंक रेट में सिर्फ यही डिफरेंस है, रेपो रेट दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस टू कमर्शियल बैंक। If the bank rate will increase, commercial bank will get the loans at higher rate of interest। यानी कि देखो, बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पे अगर कमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट है पैसे की, ठीक है, तो वो लोन ले सकते हैं किससे, आरबीआई से। तो अब सिंपल है कि अगर बैंक रेट बढ़ा दिया गया, इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है एक्सेस डिमांड की, तो दैट मीन्स यहाँ करना क्या है, यहाँ ये करना है कि आरबीआई का काम ये है कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड के लेवल को कम करे, क्योंकि वो ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम कब दूर होगी, जब उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, तो कैसे करेगा आरबीआई, उस टाइम पे आरबीआई बैंक रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब बैंक रेट इंक्रीज करने से क्या होगा, बैंक रेट इंक्रीज करने से ये होगा कि कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना जो है आरबीआई से क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली कमर्शियल बैंक विल ऑल्सो चार्ज द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक। अब आपको पता है हमें भी अगर पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो हम लोन लेते हैं किससे, जहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट है। तो क्या होगा, अगर जो कमर्शियल बैंक है उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो जो वो भी पब्लिक को क्या करेंगे, पब्लिक से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, चार्ज करेंगे अगेंस्ट लोन्स।
ठीक है। तो इससे होगा क्या, जब भी आपको पता है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होता है, जो लोन की डिमांड होती है वो आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। सो दिस विल डिस्करेज द पब्लिक टू टेक लोन्स एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल डिक्रीज। जो पब्लिक को डिस्करेज करेगा लोन लेने के लिए, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड विद द डिक्रीज इन मनी सप्लाई परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल विल फॉल। जो उनकी खरीदने की क्षमता है चीजों को, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड कॉन्सिक्वेंटली द एग्रीगेट डिमांड, और एज ए रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो कैसे काम करता है ये प्रोसेस। एक्सेस डिमांड के टाइम पे बैंक रेट को क्या किया कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। बैंक रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे जो आरबीआई का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि किसी भी तरीके से इकोनॉमी में मनी सप्लाई को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। मनी सप्लाई रिड्यूस होगी तो परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल विल डिक्रीज। परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो फॉल। ये डिक्रीज हुई तो उसका मतलब क्या है, मार्केट में जो डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और यहाँ पे यही आरबीआई का क्या था, एम था। ठीक है, कि एग्रीगेट डिमांड के लेवल को क्या करें, कम करें। चलिए अब डिस्कस करते हैं डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड में क्या कर दिया जाएगा, बैंक रेट को क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है। और मैंने आपको बताया एक्सेस डिमांड के टाइम पे क्या कर दिया जाता है, बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो प्रोसेस डेफिनेशन वही सेम रहेगी, काम कैसे करेगा ये मैं बताती हूँ। बैंक रेट को कम कर दिया। बैंक रेट को कम करने का मतलब कि अभी कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई से लोन लेना क्या हो गया, इजी हो गया। ठीक है, उन्हें सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। अब जब उन्हें सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो उससे किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, मनी सप्लाई पे। कैसे, क्योंकि अगर बैंक को सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे बैंक्स अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है, दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने से क्या होगा, दिस विल एनकरेज द पीपल या पब्लिक टू टेक लोन्स मोर एंड मोर। ठीक है, इसे लोगों को एनकरेजमेंट मिलेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या लो, लोन लो। तो कॉन्सिक्वेंटली होगा क्या, मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होगा, परचेजिंग पावर जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब परचेजिंग पावर इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। सो दिस वाज बैंक रेट। ठीक है, एक्सेस डिमांड के टाइम पे बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है एंड डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे बैंक रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है। क्लियर है। तो ये था हमारा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद है रेपो रेट। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेस डिमांड की। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेस डिमांड में। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि भाई हाउ रेपो रेट कैन बी यूज्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल और टू कॉम्बैट विद एक्सेस डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट जो है वो किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन रेपो रेट। ये चीज़ तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रेपो रेट और बैंक रेट में सिर्फ यही डिफरेंस है। रेपो रेट जो है दैट इज फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टर्म, एंड बैंक रेट इज फॉर दी लॉन्ग टर्म। और आज के टाइम में अगर हम की पॉलिसी रेट की बात करें तो रेपो रेट इज द की पॉलिसी रेट। दूसरे जितने भी रेट्स हैं वो सारे के सारे लिंक्ड होते हैं किसके साथ, रेपो रेट। यानी कि अगर एक रेपो रेट में चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली सभी के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है आप लोगों को कि बैंक रेट जो है वो हमेशा आपको रेपो रेट से कुछ ना कुछ % ऊपर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक को लोन देता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जितना बैंक जितने लंबे टाइम के लिए लोन लेगा उतना ही उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्सेस डिमांड के टाइम पे रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये कैसे काम करता है, देखो सबसे पहले रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन्स टू दी कमर्शियल बैंक। ठीक है, फॉर देयर शॉर्ट टर्म पर्पस। क्लियर। अब देखो, इफ द रेपो रेट विल इंक्रीज, कमर्शियल बैंक विल गेट द लोन एट
हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जिसपे उन्हें लोन मिल रहा है आरबीआई से, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसके रिजल्ट से क्या होगा, इससे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली कमर्शियल बैंक विल ऑल्सो चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक अगेंस्ट लोन, ठीक है, लोन के अगेंस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या किया जाएगा, ज्यादा चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको मैंने पहले भी बताया है, जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, डिमांड ऑफ लोन जो है वो उतनी ही क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऑलवेज डिस्करेज द पीपल और पब्लिक टू टेक लोन, ठीक है। तो होगा क्या, दिस विल डिस्करेज द पीपल टू टेक लोन्स एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल डिक्रीज। अल्टीमेटली काम जो है वो कहाँ पे आके रुकता है, मनी सप्लाई पे। आरबीआई दो ही काम कर सकता है, या तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है या इकोनॉमी में मनी सप्लाई को डिक्रीज कर सकता है। इसको आप लिक्विडिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कितना पैसा अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, और मनी सप्लाई के कम होने से क्या होगा, परचेजिंग पावर भी डिक्रीज हो जाएगी और कॉन्सिक्वेंटली एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम वही वर्किंग है जो बैंक रेट की थी, बैंक रेट इंक्रीज हो रहा था तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो मनी सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर मनी सप्लाई डिक्रीज होने से क्या होगा, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी और एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो था एक्सेस डिमांड के केस में। अब बात करें अगर हम डेफिशिएंट डिमांड की, किसकी बात करें, डेफिशिएंट डिमांड, तो रेपो रेट को बैंक क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। रेपो रेट डिक्रीज हुआ तो मनी सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और परचेजिंग पावर इंक्रीज होने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है इकोनॉमी में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा आज हमने डिस्कस किए दो इंस्ट्रूमेंट, बैंक रेट और रेपो रेट, ठीक है। लगभग दोनों सेम है, वर्किंग दोनों की सेम है, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बैंक रेट इज फॉर दी लॉन्ग टर्म एंड रेपो रेट इज फॉर दी शॉर्ट टर्म। क्लियर, ये है आप, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।